क्या मस्जिद के सामने हिंदू जाएंगे तो उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे? यह खबर आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने आज कैसे चुन चुनकर त्रिशूल चलाया। लेकिन यह त्रिशूल किस पर चलाया? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों से लेकर देशद्रोहियों तक सबको शब्दों का शूल चुभाया। कैसे, पहले ये देखिए। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती। समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें, लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। कान्हा की नगरी मथुरा में शिवरात्रि के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रहे भोले के भक्तों पर मस्जिद से पत्थरबाजी की कोशिश की गई। शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी तो पहले डीजे पर बज रहे भजन बंद करवाए गए और फिर बहस के बाद शिव भक्तों पर पत्थरबाजी कर दी गई। यानी भजन का बदला भाईजान ने पत्थरबाजी से लिया है। काबल चढ़ाने जा रहे थे वहाँ पे, वो कुछ ईंट पत्थर किसी जो बजरंग दल वाले थे वो बाकी ईंट मार दी यहाँ पे। ईंट मारी गई है भैया, कहते कुंदावा की ईंट लगी गई है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। योगी की ये चेतावनी बरसाना गोवर्धन मार्ग पर स्थित सहार गांव के पत्थरबाजों ने शायद सुनी नहीं थी। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जब भोले के भक्त कांवड़ लेकर डीजे बजाते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे थे, इसी दौरान शोभा यात्रा जब गांव की मस्जिद के सामने से गुजरी तो डीजे को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई, जिस पर विवाद हुआ और मस्जिद से पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें एक कांवड़िया घायल हो गया। देवता पूजन में जा रहे हो इसमें से, और उस जो पूजन लड़का जो ब्याह था उसके मारी थी यहाँ पे, उसके मारी इसमें से मंदिर में से।
अच्छा हाँ ईंट। मस्जिद के आगे उन्होंने उनका बाजा बंद करा दिया, बोले इस बाजे को बंद करो, यहाँ पे बाजा नहीं बजेगा। ये बोले भैया क्यों ना बजेगा, फिर इनते गाली गलौज कर देंगे। मान लेडीज ने बिनते करी, बिन इनते कर दें, लेडीज जनते हाथापाई करने लगे। सहार गांव में बनी इसी मस्जिद में जमात का कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसमें आसपास के इलाकों से मुस्लिम समाज के लोग आए हुए थे। जिस वक्त मस्जिद के सामने से कांवड़ यात्रा गुजर रही थी, मस्जिद में बड़ी संख्या में जमाती मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान मस्जिद से पत्थर बरसाए गए। इस बाबत जब जमात में आए लोगों से सवाल किया गया तो उनके मिजाज में गर्मी देखने को मिली। पुलिस ही कह रही है कि पत्थर हम टेररिस्ट लगते हैं सर, आपको हम आतंकवादी लगते हैं? बताओ, हम उनको ट्रेनिंग नहीं है। ये कैसे सीखा? आप सर गलत सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल आपका पूछने का नहीं है। अच्छा तो आप ही बता दो सही सवाल क्या पूछे, बताओ। सही सवाल ये जो थोड़ा हर जगह होता है, जो चीज होनी थी हो गई, उसको आप ज्यादा चर्चित मत कीजिए मीडिया में लेकर के। जो होना था सो हो गया, सब आपस में सोल्व कर लिया हम लोगों ने, सब मीडिया में इस चीज कंप्लेंट हो गई, वहाँ FIR हो गई है, सब आप लोग। सर सारी चीजें हो जाती हैं, कंप्लेंट भी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं, सब सोल्यूशन हो जाता है। सुन रहे हैं, भाईजान कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मामला सुलझा लिया गया है। सवाल यह है कि मस्जिद के सामने से जाएंगे तो क्या हिंदू पत्थर खाएंगे? मस्जिद इबादत के लिए है या फिर पत्थर बरसाने के लिए? क्या मस्जिद में पहले से ही पत्थर जमा करके रखे गए थे? आखिर किसके इशारे पर कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी की गई? जब इन सवालों के जवाब भाईजान से मांगे गए तो उनका कहना था कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के लिए छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है। यहाँ तो कुछ भी ना, हमारे यहाँ तो बड़े अमन से चैन से कोई बात ना फसरा हुआ ना, कोई बात ही ना है ऐसी। ये सब कुछ बनाया, वैसे कुछ बनाया गया। हाँ ना, वैसे कुछ नहीं है। तो ये गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने बना दिया। और हालांकि ये बात है कि बच्चे ने पत्थर चलाया, वो हालांकि बकरी को चलाया था। हाँ। ऐसा इनका कहना है। और ये हिंदू परिवार में फिलहाल कोई पुरुष नहीं है, एक दो लोग हैं तो वो बात करने को तैयार नहीं हैं। महिलाएं कह रही हैं कि डीजे बंद करा दिया गया था और कहा गया कि शोर मत मचाओ, तो डीजे बंद कर दिया गया था। अब ये जांच कर रही है पुलिस। अब देखना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई कि या इस तरह की किसी ने अफवाह फैला दी। सहार गांव में हुई घटना को लेकर यहां की डेमोग्राफी को समझना भी बेहद जरूरी है। सहार गांव में 5 से 6 हजार की मुस्लिम आबादी रहती है। इस गांव में चंद घर ही हिंदुओं के हैं। हिंदू परिवारों का आरोप है कि उनके साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से वो मुंह खोलने से डरते हैं। हालांकि इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। फिलहाल सहार गांव में शांति बनी हुई है। अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर हिंदू त्योहार के आने से पहले सीएम योगी कट्टरपंथियों को चेतावनी देते हैं, क्योंकि नफरतियों की जमात हर हिंदू त्योहार में किसी न किसी तरह रंग में भंग डालने का काम करती है। नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में पहचान बदलकर ये रंग में भंग डालते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान छिपाकर दुकान लगाते हैं और भोलों की शुद्धता का खंडन करने की साजिश रचते हैं। दिवाली पर कट्टरपंथी पूजा पाठ का सामान बेचने लगते हैं और होली पर रंगोलाल की बिक्री करते हैं। लेकिन क्या ब्रिजभूमि में अगले 15 दिन भाईजान घर में कैद हो जाएंगे? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि योगी के यूपी में होली के रंगों से भाईजान को दूर करने की मांग जोर पकड़ रही है। वृंदावन, मथुरा की कुंज गलियों में मुसलमानों को गुलाल अबीर से दूर रखने की चर्चाएं होने लगी हैं। मौलाना इस पर भड़क गए हैं। योगी की टेबल पर इससे जुड़ी चिट्ठी पहुंच चुकी है। आगे का एक्शन प्लान इस रिपोर्ट में। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। हम आपके मक्का मदीना नहीं जाते, हम आपके मस्जिदों में नहीं जाते, हम आपके मदरसों में नहीं जाते, तो आप हमारे पवित्र त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? कोई ना झगड़ा होगा ना कुछ होगा। इन बाबाओं की बातें हैं खुद मुंह की खानी पड़ेगी। ये नफरती चिंटू है, नफरती चिंटू रहेंगे। इस बार मुस्लिमों के रंग में भंग। रंगों में मिलावट कर देते हैं, थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस के मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं। ये सस्ते वाले कलर लाते हैं। ये इनको कोई हमारे त्योहार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बाबाओं के आने से कुछ नहीं होता और ऐसे तमाम लोग कहते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लोग भेदभाव कराते हैं हिंदू मुस्लिम में। और ये चीज
हमारा हिंदुस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब की होली रंग नहीं बेचेंगे भाईजान। हमारे पास इतनी विरासत है, इतनी संस्कृति है, हमारी होली धूमधाम से मनेगी और आप इसमें हस्तक्षेप न करें। इस होली रंगों की दुकानें नहीं लगाएंगे मुसलमान। ये तो केवल व्यापार करने आते हैं, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, अपना हाथ में कलावा बांधकर। तो ये ऐसा हिंदू भेष धारण करते हैं और हमारे त्योहार में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि होली दीपावली हमारे पवित्र त्योहार हैं। यदि आप हमारे पवित्र त्योहारों पर कोई दूषित करने का प्रयास करेंगे तो सनातनी सहन नहीं करेंगे। हिंदुओं के त्योहार होली को अभी 15 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों में हलचल तेज हो गई है। ये हलचल भक्तों की दस्तक से ज्यादा मुसलमानों को गुलाल अबीर बेचने से रोकने की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रहने की अपील की है। इसके पीछे उनका तर्क है कि मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत है। वो होली के रंग में कांच पीसकर मिला सकते हैं, कट्टरपंथी पवित्र रंगों में थूक सकते हैं, त्योहारों में लब जिहाद कर सकते हैं। इसलिए दिनेश फलाहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और अपने पत्र में उन्होंने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रखने की अपील की है। हमारे त्योहार से इन लोगों को दूर रखा जाए। हम नहीं चाहते कि ना तो हम इनके त्योहार में जाते हैं, ना ये हमारे त्योहार में आए। हम अपनी शांति से अपने पवित्र त्योहार को मनाना चाहते हैं, हम इनसे दूर रहना चाहते हैं। दिनेश फलाहारी महाराज की सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी से मौलाना भड़क गए। मुस्लिम इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं। इस पर पूरे समाज को तवज्जो देनी चाहिए कि कौन हिंदुस्तान में सद्भावनाओं को आहत कर रहा है। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं जो ये कहते हो कि आप जो है होली के सामान मुसलमानों से ला दे, या फिर कोई मुस्लिम ऐसा हो जो ये कहे कि ईद का सामान आप हिंदुओं से ना लें। और आप कह रहे हैं रंगों से बचना चाहिए बेचने से, तो ये अधिकार आपको किसने दिया? और ये इस तरह के बयानबाजी करने की किसने आपको सुझाव दिया? तो ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होली से पहले दिनेश फलाहारी की मांग के बाद बवाल बढ़ता दिख रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या भाईजान के रंग से होली नहीं मनाएंगे हिंदू? दिनेश फलाहारी का कहना है कि हिंदू त्योहार हमेशा कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहते हैं। इसके लिए भाईजान नाम बदलते हैं, पहचान छिपाते हैं, भेष बदलकर दुकानें लगाते हैं, जबकि हिंदू मुसलमानों के त्योहार में नहीं जाते, मक्का मदीना नहीं जाते, मदरसे मस्जिद में नहीं जाते। यही कारण है कि साधु संत से लेकर मथुरा के व्यापारी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि सनातनी त्योहारों में घुसपैठ की कोशिश क्यों होती है। वैसे तो ठाकुर जी की मूर्तियां बन रही हैं अलीगढ़ में, जाकर देखो, उन्हें रोक दो। कौन सा काम मुसलमान नहीं कर रहा? मुकुट मुसलमान बना रहे हैं, सारे काम है उनकी कारीगरी का काम है। देखो बेचना तो नहीं चाहिए, बस रंग नहीं लगाते, वो नहीं रंगते वो ना नफरत करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले ही सनातन पर नजर डालने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में। सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। होली से पहले गुलाल अबीर से भाईजान के बाइकआउट की मांग पर अब नया बवाल खड़ा हो गया। अब देखना यह होगा कि दिनेश फलाहारी महाराज की चिट्ठी पर योगी का क्या एक्शन होगा। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। देखिए, योगी का मैसेज क्लियर है, न दंगा बर्दाश्त है, न दंगा करने वाले, न पत्थर बर्दाश्त हैं और ना ही पत्थरबाजी करने वाले। लेकिन कुछ लोग हैं कि बाजी नहीं आती, अब तो अपनों पर ही पत्थर चलाने लगे हैं। वो गाजियाबाद में उस वक्त कोहराम मच गया जब भाईजान की फौज अपनी छतों पर निकल आई और उसके बाद आसमान में सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। सवाल है कि क्या भाईजान की छत पत्थरबाजी का एपिसेंटर बन गई है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6,
बरसात। न जाने कितने पत्थर इसी तरह भाईजान ने बरसाए। मियां भाई के हाथों में पत्थर हैं। भाईजान की छत पत्थरों से भरी है। पत्थरबाजों में महिलाएं, बच्चे, युवक, सबके सब शामिल हैं। चारों तरफ हवा में उड़ते पत्थर दिख रहे हैं। शोर मचा है, बवाल कट रहा है, हंगामा हो रहा है। भाईजान की छत पत्थरबाजी का एपिसेंटर बन गई है। इस तरफ की छत पर भी भाईजान है, इस छत पर भी मियां भाई हैं। चारों तरफ भाईजान दिख रहे हैं। भाईजान की फौज घरों के अंदर से निकलकर छत पर पहुंच गई है। रमजान से पहले भाईजान ने पत्थर उठा लिए हैं और इन सब के हाथों में पत्थर दिख रहे हैं। दोनों तरफ भाईजान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अपनी अपनी छतों से ये लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। एक दूसरे पर हमले के लिए ईंटों के टुकड़े भी फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां नाहाली गांव में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बवाल खड़ा हो गया। दो भावी उम्मीदवारों आबिद और अशरफ के बीच कहासुनी हुई। ये दोनों मस्जिद में नमाज के बाद घर लौट रहे थे। तभी दोनों के बीच चुनावी तैयारियों को लेकर बहसबाजी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। महिलाओं ने भी घरों की छतों पर खड़े होकर पत्थर बरसाए। लेकिन ये पत्थरबाज भूल गए कि ये 2017 से पहले का यूपी नहीं है, बल्कि योगी का यूपी है, जहां पत्थरबाजों से योगी झाड़ू लगवा देते हैं। जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे के लिए भी इन पत्थरबाजों को शांति बनाए रखने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार में क्या गैंगवॉर होने वाला है? क्योंकि अब मुख्तार के 2 भतीजे एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम मैदान में उतर गए। दोनों के बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई है। दोनों के बीच विवाद का कारण विधानसभा की एक सीट है। सवाल है कि क्या यह पारिवारिक झगड़ा गैंगवॉर में तब्दील नहीं होगा? देखिए रिपोर्ट। जो मुख्तार कभी इलाके में अपनी मूंछों पर ताव दिया करता था, जिसका काफिला पूरे इलाके में उसके दबदबे को बयां करता था, उस मुख्तार के परिवार में अब गैंगवॉर की नौबत आ गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार में चल रहा घमासान खुलकर सामने आ गया है और उसकी वजह है राजनीति। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के छोटे भतीजे सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन अब मन्नू अंसारी के ही बड़े भाई सलमान अंसारी ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी है। इतना ही नहीं, अपने छोटे भाई को उन्होंने भ्रष्ट तक बता दिया है। माफिया मुख्तार के भतीजे सलमान अंसारी ने समाजवादी पार्टी के विधायक और छोटे भाई सुहैब पर विकास के नाम पर लाखों रुपए डकारने का आरोप मढ़ दिया है। सलमान अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, मोहम्मदाबाद विधानसभा में 30,000 की स्ट्रीट लाइट को लगवाने में 1.5 लाख रुपए तक खर्च दिखाए गए। पीछे 4 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है। सलमान अंसारी ने पोस्ट में लिखा है कि साल 2022 में जनता से उन्होंने वोट मांगा था, लेकिन अब वो जनता के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक भाई अपने ही विधायक भाई पर संगीन आरोप लगा रहा है। सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी और सलमान अंसारी दोनों मुख्तार के बड़े भाई सिगवतुल्ला अंसारी के बेटे हैं। आखिर मुख्तार के परिवार में बड़ी अंदरूनी कलह की वजह क्या है? सवाल है कि क्या ये पारिवारिक झगड़ा गैंगवॉर में तो तब्दील नहीं होगा, और भाई भाई में आखिर झगड़े की असल वजह क्या है? अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। पूर्वांचल में माफिया मुख्तार का किला ढह चुका है। मुख्तार की माफियागिरी बरसों पहले खत्म हो चुकी है।
लेकिन मऊ और गाजीपुर में अभी भी अंसारी फैमिली की राजनीतिक जमीन बरकरार है। मोहम्मदाबाद सीट अंसारी फैमिली की पारिवारिक सीट है। इस सीट से 5 बार से अफजाल अंसारी विधायक रहे हैं। 2 बार सिबगतुल्ला अंसारी विधायक रह चुके हैं और अब 2022 से सिबगतुल्ला अंसारी के छोटे बेटे सुहेब अंसारी विधायक हैं। इसके अलावा अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सीट से विधायक हैं। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दूसरों के परिवारों को जिन्होंने तोड़ा है, जिनके परिजनों को, तमाम लोगों को, किसी को विधवा किया, किसी के पुत्र को छीन लिया, उनके परिवारों में एकता कैसे हो सकती है, खुशहाली कैसे हो सकती है? जब आपने दूसरों के परिवारों को तहस नहस किया है तो परिवार के भीतर फूट पड़ना तो बहुत स्वाभाविक है। मुख्तार परिवार में सोशल मीडिया पर फाइट के पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि बड़ा भाई छोटे की कुर्सी पाने का ख्वाब देख रहा हो। माफिया फैमिली में पारिवारिक झगड़े ने पूर्वांचल में कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या हिंदुओं को पलायन करवाने के लिए सामूहिक नमाज की साजिश हो रही है? लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर एक बार फिर से घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा है। लोग किसी तरह से अपना घर बेचकर जाना चाहते हैं। ये पोस्टर 1-2 घरों के बाहर नहीं लगे हैं, बल्कि गांव में रहने वाले 200 हिंदुओं के घर के बाहर लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक साथ पूरे गांव को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा? आप खुद देखिए। इस घर पर मकान बिकाऊ है लिखा है। दीवार पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। इस घर के दरवाजे पर घर बिकाऊ है लिखा हुआ है। 1-2 नहीं बल्कि एक ही गांव के 200 घरों पर घर बिकाऊ है का पोस्टर लग गया है। ये सभी लोग अपना घर बेचकर पलायन को मजबूर हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 200 परिवार घर बेचकर पलायन के लिए विवश हो गए। घर बिकाऊ है का ये पोस्टर यूपी के बरेली में लगा है और पूरा मामला भाईजान के आतंक से जुड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदगंज गांव में और मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो है हिंदू पक्ष के लोग हैं और ये अब सड़कों पे उतर आए। इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर गांव में नमाज पढ़ना बंद नहीं होती है तो वो पलायन कर जाएंगे यहाँ से। कुछ बुजुर्ग और मेरे संग मौजूद है। क्या दिक्कत क्या है, क्यों पलायन कर रहे हो? दिक्कत ऐसे ही है कि ये धन को नहीं दे रहे हैं उन्हें लिखास की परेशानी पूरी। उधर जाओ तो गालियां बकते हैं। जी हम सब लोग, अब सरकार हमारी सुन रही है, पुलिस प्रशासन सुन रही है, तो हम यहाँ से पलायन करते हैं। अब ये सब मकानों को, जगह को बेचने के लिए बोर्ड लगा देते हैं और हम बेच के घर जा रहे हैं। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में एक बार फिर से घर में जुमे की नमाज पढ़ी गई है। विरोध करने पर हिंदू परिवारों के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। नमाज पढ़ी गई थी सर और वीडियो वायरल भी की गई थी। सद्दाम पत्रकार ने इस पर ट्वीट भी किया था और कहा कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, कोर्ट से आदेश लेके आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गुमराहबाजी है लोगों को खाली डराने के लिए। और फिर यहाँ पर तरीक खां को पुलिस लेके गई थी और उनसे बातचीत करके और शाम को वो छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद तरीक खां जब गांव में आया तो उन्होंने आतिशबाजी की और फायरिंग भी की और नारेबाजी। एक महीने में दूसरी बार घर में नमाज पढ़ी गई है। हिंदू आबादी वाले इलाकों में भाईजान अवैध तरीके से घर को मस्जिद बनाने पर तुले हुए हैं। इससे पहले इसी गांव में इसी घर में 16 जनवरी 2026 को भी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन जमानत पर छूटते ही भाईजान हिंदू परिवारों को धमकाने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। हिंदुओं का आरोप है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। अब उनके पास घर बेचकर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हिंदू पक्ष ने घोषणा की है कि अगर जो घरों में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है, अगर इसको रोका नहीं गया तो वो यहाँ से पलायन करेंगे। आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक घर पे जो है यह मकान बिकाऊ है। ये ऐसा लिखा हुआ है, एक लौता मकान नहीं है, कई सारे मकान हैं जिसके दरवाजों पे और दीवारों पे हिंदू पक्ष ने ये लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। और इसके बाद जो है एक नई विवाद खड़ा हो गया है कि जिस तरह से पुलिस पर जो आरोप लगाया है कि वो पक्षपात रवैया अपना रही है। जहां खाली जमीन दिखी, 2 ईंटें रखी और हरी चादर चढ़ा दी और बन गई मजार। कई जगहों पर कब्जे का मजार मॉडल आपने देखा होगा। देखिए, आपने सड़क और हाईवे पर मजार देखी होगी, फिर रेलवे स्टेशन पर अवैध कब्जा करके मियाँ भाई ने मजार बनाई। देश में कई जगहों पर ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा है।
और अब तो भाईजान ने कब्जे की सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं। भाईजान के कब्जे का नया पैटर्न सामने आया। पुल के नीचे खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा करो और फिर मजार खड़ी कर दो। आप खुद देख लीजिए। देखिए ये हिंडन नदी है और हिंडन नदी के पास ही आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके इधर देखिए आप, इधर से लेके ये मजार है, जिन्होंने मजार बना रखी है। जहाँ तार 786 नंबर हरे रंग की रंगी दीवार, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि एक मजार है। इसके चारों तरफ क्या है वो देख लीजिए। पास में नदी बह रही है, नदी के ऊपर गाड़ियों की आवाजाही के लिए पुल और उससे पुल के नीचे नदी के एकदम डूब क्षेत्र में यह पक्का निर्माण है। अब सवाल है कि पुल के ठीक नीचे नदी के एकदम किनारे मजार किसने बनाए, पक्का निर्माण किसने करवाया। यह मजार 30 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी। इस मजार को अंदर से देख लीजिए। मजार के अंदर एक कब्र है। मजार की मार्बल से फ्लोरिंग की गई। अंदर इतनी जगह है कि इसके सामने 2 BHK का घर भी छोटा पड़ जाएगा। ये मजार गाजियाबाद के हिंडन नदी पर बने पुल के नीचे बनाई गई। ये आप देख सकते हैं कि ये पुल है, ये नदी है हिंडन और ये पुल है पुराना। यहाँ पर ये मजार जो है बहुत पुरानी बताई जा रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी पुरानी थी, छोटी सी थी। पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी मजार हुआ करती थी। जब बाद में ये पुल बनाया गया और ये कमरा बनाकर इसको चारों तरफ से बाउंड्री करके एक रूम की शक्ल दे दी गई है। मजार की देखरेख करने वाले का दावा है कि ये मजार पुरानी है और पुल नया, मतलब मजार पहले से है और पुल का निर्माण बाद में हुआ। पहले दरवाजा इधर से था, तो इन्होंने पुल बनाया ना, इन पर मट्टी भी नहीं गिरने दी, चद्दरें लगा दी। अच्छा, इनका कतई नुकसान नहीं हुआ। ये दोबारा बना पुल, ये शुरू से ही है। अच्छा, तो ये पुल दोबारा बना फिर? हाँ, दोबारा बना। पुराना पुल है, सबसे पहला अंग्रेजों के टाइम का। मजार पुरानी है लेकिन कब्जा नया है। मजार के चारों तरफ दीवार खड़ी कर नदी की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया गया। जहां पर PWD के कर्मचारी रहते थे, उस घर को मजार के अंदर शामिल कर लिया गया। यह खुद स्थानीय लोग बता रहे हैं। यहाँ वो रहते थे PWD वाले, जो सड़क पर काम कर रहे थे, वो रहते थे। इसी में रहते थे वो। अच्छा, इसी के अंदर रहते थे। अब वो रिटायर हो गए, सब अपने गाँव चले गए। इन्हें लगा कि पुल का निर्माण हो गया, अब यहाँ कौन आने वाला है। लेकिन योगी फोर्स से कोई भी कब्जाधारी अवैध निर्माण बच नहीं सकता। आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। पुल के नीचे मौजूद मजार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता इसे लैंड जिहाद बता रहे हैं। अब हिंदू रक्षा दल की चेतावनी के बाद यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल खराब न हो। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, गाजियाबाद से 755 किलोमीटर दूर भोपाल में भी भाईजान का अवैध कब्जा सामने आया है। अवैध कब्जा कर मदरसा और मस्जिद बनाने का आरोप है। मुनीर और शहबाज के हाथ से पाकिस्तान का कंट्रोल छूटता जा रहा है। अब तो इमरान के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी की सड़कों पर सिर्फ धुएं का गुबार है। लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। इमरान के समर्थक अब इस्लामाबाद की तरफ कूच कर गए हैं। कभी भी मुनीर और शहबाज के घर का गैस बिजली कनेक्शन कट सकता है। इमरान समर्थक मुनीर और शहबाज का खाना पानी रोक सकते हैं। इमरान खान के समर्थक और जनरल मुनीर के बीच अब आर पार की जंग छिड़ गई। पीटीआई कार्यकर्ता अब मुनीर और उसकी पूरी फौज को भूख से मारने का प्लान बना चुके हैं। सेना हो या फिर सरकार, पाकिस्तानी पंजाबियों का दबदबा है। शहबाज और मरियम का सियासी दबदबा भी पंजाब में ही है। पाकिस्तान की सेना में भी पंजाबियों की ही चलती है। ऐसे में अब इमरान समर्थकों ने पंजाब जाने वाली सड़कों को ही ब्लॉक कर दिया है। रावलपिंडी जाने वाली सड़क ब्लॉक, क्वेटा से पंजाब जाने वाली सभी रास्ते भी बंद। धरना प्रदर्शन
सड़क जाम की ये तस्वीरें पेशावर की। मुनीर के पाकिस्तान में प्रतिशोध की चिंगारी भड़क उठी। मुनीर से इमरान की आंख का बदला, शहर कोई भी सब जगह एक जैसा ही सीन दिखाई दे रहा है। इमरान समर्थक सड़क पर उतर गए, जुबान पर एक ही शब्द, इमरान खान को रिहा कर। इमरान समर्थक अब पेशावर और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ता सेना मुख्यालय और शहबाज के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन काटने के लिए। सड़क जाम की तस्वीरें रावलपिंडी की। करीब 5 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लगी। इमरान के समर्थकों ने रावलपिंडी में इनकी एंट्री रोक दी। इन ट्रकों में खाने पीने का सामान जो अब सड़ रहा। पाकिस्तान में इमरान खान और मुनीर के समर्थक सड़कों पर लड़ रहे हैं, मरने मारने पर उतारू हो गए। इमरान खान को अंधा बनाने की साजिश का जब से खुलासा हुआ, पाकिस्तान में इमरान समर्थक मुनीर को फांसी पर लटकाने के लिए ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान में कभी भी गृहयुद्ध छिड़ सकता है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक मुनीर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए, तो दूसरी तरफ तहरीक तालिबान वाले धमाके पर धमाके कर रहे हैं। इस बार टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू पुलिस स्टेशन को टारगेट कर धमाका किया। क्या तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? ये सवाल अमेरिका का पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य जमावड़ा उठा रहा है। दो एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य शक्ति बढ़ गई। इधर ईरान भी समुद्र में अपनी सैन्य ताकत का परीक्षण करके अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए चर्चाएं तेज हैं कि क्या रमजान से पहले अमेरिका ईरान की जंग छिड़ने वाली है। अमेरिका का रमजान से पहले ईरान पर हमले का प्लान था। ईरान पर स्ट्राइक का प्लान लीक हो गया। ईरान के साथ बढ़ती तनातनी और कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने सैन्य जमावड़े को बढ़ाने में जुटा है। कतर के पास सैन्य अड्डे पर फाइटर जेट की ये तस्वीर अमेरिका के आगे के प्लान की ओर इशारा कर रही है। ये तस्वीरें जॉर्डन की मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस की बताई जा रही हैं, जहां जंग की आहट को साफ महसूस किया जा सकता है। ये एयरबेस अमेरिका के लिए वो हब बन गया है जहां से वो जब चाहे जहां चाहे ईरान को अपनी चपेट में ले सकता है। मिडिल ईस्ट के इस एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती साफ साफ देखी जा सकती है। सामने आई तस्वीरों में अमेरिकी 24 F-15S दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 12 F-35A देखे जा सकते हैं और 12 A-10C की तैनाती भी देखी जा रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू के आरएसपुरा से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बाल सुधार गृह में पुलिस पर फायरिंग कर दी गई है। 2 नाबालिग पाक बंदी ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की है। तस्वीरें भी सामने आ गई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देखिए, नाबालिग पाक बंदी इसके बाद फरार हो चुके हैं। ये पूरी की पूरी वारदात वहां सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें कैद हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें, 2 पुलिसकर्मी इस फायरिंग में जख्मी हो चुके हैं। एक बार फिर से जरा इस तस्वीर को आप देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। ये आपको पुलिस कर्मचारी पर सीधा ये बंदूक तानकर उनके सर पर गोली मारते हुए ये बंदी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और उसी के बाद ये फरार हो गए। और अपने आप में देखिए, ये तस्वीर बताती है कि कितने खतरनाक ये जो बंदी वहां पर थे, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। फिर से जरा देखिए, पूरा ये जो माहौल है वो कैसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस कर्मियों पर ये फायर करते हैं। इनफैक्ट इस तस्वीर को देखकर तो ये लग रहा है कि पुलिस के साथ मार पिटाई भी करते हैं। 2 पुलिसकर्मी, इसका नतीजा हुआ कि इसमें जख्मी हो गए। पाकिस्तान के ये नाबालिग कैदी बताए जा रहे हैं जो फरार हो चुके हैं। हालांकि देखिए, अब इस पर कैसे कार्रवाई होगी आगे ये भी देखना होगा।